हेलो कोडर्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका इस React.js सीरीज के एक और वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो नए टॉपिक्स जो कि क्या है, हमारे फॉर्म हैंडलिंग और एपीआई कॉलिंग। सो अभी तक हम लोगों ने कई सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, बट अभी तक हम लोगों ने किसी भी इनपुट फील्ड से कुछ भी वैल्यू नहीं रिसीव की है और ना ही हम लोगों ने अभी तक सर्वर से डाटा फेच किया है। सो आज इस वीडियो में हम लोग एक प्रोजेक्ट के जरिए इस चीज़ को सीखेंगे कि हम लोग किसी फॉर्म से वैल्यू कैसे लेते हैं और सर्वर से डाटा को कैसे फेच करते हैं। तो यहाँ पे टाइम को ज़्यादा खराब नहीं करते हैं और डायरेक्टली चलते हैं अपने कोडिंग एडिटर पर और वहाँ पे एक React.js का नया प्रोजेक्ट बना करके इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। सो ये रहा हमारा VS कोड। सो यहाँ पे हम लोग React.js का एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। सबसे पहले कैसे बनाते हैं आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग जल्दी से बना लीजिए। npm create void @latest। इसको करने से हमें पूछा जाएगा हमारे प्रोजेक्ट का नाम, वो क्या रहेगा, एक वेदर ऐप। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक वेदर ऐप बनाएंगे जिससे कि हम लोग किसी भी सिटी का वेदर डिटेल्स फेच कर सकते हैं। तो उसी में हम लोग एपीआई भी इंटीग्रेट करेंगे और जो हमारा सिटी का नाम होगा वो हम लोग फॉर्म के द्वारा रिसीव करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। चलते हैं cd वेदर ऐप और फिर यहाँ पे एक npm इंस्टॉल। ओके, ठीक है, ये हो रहा है। तब तक हम लोग देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं CSS के लिए। तो CSS के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं टेलविंड CSS। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियोज़ में हम लोगों ने देख लिया है कि हम लोग टेलविंड CSS को कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग उसी का यूज़ करने वाले हैं डिज़ाइनिंग के लिए। तो ये रहे हमारे कमांड्स जो हमें रन करने हैं। तो इस कमांड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और जैसे ये npm इंस्टॉल ख़त्म होता है उसके बाद हमें रन करना है यहाँ पे अपना टेलविंड इंस्टॉलेशन का कमांड। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर इसके बाद इसको इंस्टॉल करते हैं। सो यहाँ पे npm इंस्टॉल हो गया है। अब हम लोग टेलविंड की इंस्टॉलेशन का कमांड यहाँ पे रन करते हैं। सो ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा। जब तक ये टाइम ले रहा है हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे एक सेटअप का काम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे चौथे नंबर पे जो हमें यहाँ पे डायरेक्टिव्स दिखाई दे रहे हैं ये हमें index.css के अंदर डालना पड़ता है। तो इसको यहाँ से हम लोग कॉपी करते हैं और चलते हैं अपने वेदर ऐप के अंदर src और यहाँ पे हमें मिलेगा index.css। तो इसको पूरी तरीके से कम्प्लीटली हम लोग डिस्ट्रॉय करते हैं और यहाँ पे इसको डाल देते हैं, सेव करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे एक और कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है जो कि क्या है, tailwind.config.js के अंदर से कंटेंट वाले पार्ट को कॉपी करना है यहाँ से। तो इसको कॉपी करते हैं और हमें कहाँ पे पेस्ट करना है, जो हमारा कंटेंट वाला पार्ट है जो कि यहाँ पे क्रिएट हुई है एक नई फाइल tailwind.config.js। तो यहाँ पे कंटेंट के अंदर हमें इसको पेस्ट कर देना है। सेव कर दिया। तो यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। npm run dev। ओके, npm run dev ये यहाँ पे बहुत जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट हो गया। इसको ब्राउज़र में भी रन करके देखते हैं। ब्राउज़र में भी ये स्टार्ट हो जाना चाहिए जल्दी से। ये स्टार्ट हो गया। अभी हमारा काउंट का बटन, इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक, अभी हमारा बैकग्राउंड वाइट क्यों हो गया, क्योंकि ये index.css के अंदर सारी की सारी चीज़ों को हम लोगों ने वहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, सही है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग सबसे पहले फॉर्म हैंडलिंग करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग एपीआई यहाँ पे इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तो इसके लिए इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, इसको क्लोज ही कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले app.jsx को। तो इसके अंदर की चीज़ों को हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। ओके, सो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि हमारी डिज़ाइन कैसी होगी, फिर उसी के हिसाब से हम लोग अपना कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। सो ये रहा हमारा डिज़ाइन। तो यहाँ पे हमारे पास एक बैकग्राउंड सबसे पहले जो कि ब्लू कलर का है। उसके बाद यहाँ पे एक वाइट कलर का कार्ड है जिसके अंदर हमारे पास फॉर्म है। फॉर्म में क्या क्या है, एक इनपुट फील्ड है और यहाँ पे एक बटन है। सो इसके अंदर हम लोग अपनी सिटी को एंटर करेंगे और यहाँ पे जब हम लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे तब उस सिटी का वेदर डिटेल्स फेच होगी। और उसके बाद यहाँ पे जो नीचे हमारे पास दूसरा कार्ड है इसके अंदर हम लोग वेदर की डिटेल्स को डिस्प्ले कराएंगे जो कि हमें एपीआई के द्वारा मिलेगी। ठीक है, तो इतना ही सही काम है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपने फॉर्म को डिज़ाइन करते हैं, फॉर्म हैंडलिंग करेंगे, फिर एपीआई कॉलिंग करेंगे और फिर जो भी डाटा हमें मिलेगा वहाँ से फिर उसको इसके अंदर हम लोग डिस्प्ले करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने कोड एडिटर पर। ठीक है, ये रहा। यहाँ पे सबसे पहले हमें लेना है एक डिव नॉर्मल सी जिसके अंदर हमारे पास दोनों के दोनों कार्ड रहेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे लेना है एक फॉर्म। यहाँ पे हमें कुछ भी अलग से नहीं लिखना है, जैसे हम लोग नॉर्मली फॉर्म को डिफाइन करते हैं वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी उसी को करने वाले हैं। उसके बाद एक डिव, ये हमारा डिव क्या करेगा, इनपुट फील्ड और सबमिट बटन को होल्ड करेगा।
यहाँ पे लेते हैं एक इनपुट फील्ड, टाइप टेक्स्ट, ठीक है, ये रहेगा। फिर यहाँ पे हमें लेना है एक बटन जिसका टाइप सबमिट रहेगा, सबमिट, सेव, ठीक है। यहाँ पे आ गए, दोनों चीजें आ गई हैं। अभी मैं बैकग्राउंड को यहाँ पे ब्लू कर देता हूँ ताकि जो भी फॉर्म हमारा यहाँ बनेगा वो हमें अच्छे से दिखाई दे जाए। सो ये रहा app.css, इसी के अंदर हम लोग बॉडी, उसका बैकग्राउंड कलर हम लोग ये कलर दे देते हैं, ब्लू कलर का जो भी है, ठीक है, ये काम हो गया। सो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई, एक फॉर्म आ गया जिसके अंदर एक इनपुट फील्ड है और एक बटन है। सो अभी हम लोग यहाँ पे डिजाइनिंग करने वाले हैं थोड़ी सी, जो कि हम लोग यूज करने वाले हैं टेलविंड CSS, जो कि हमने ऑलरेडी इसके अंदर सेटअप कर रखी है। सो वो फॉर्म का डिजाइन मेरे पास ऑलरेडी है, मतलब कि CSS उस पर लगी हुई है, तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारा ज़्यादा समय डिजाइनिंग में न जाए, क्योंकि हमें फंक्शनलिटी पे ज़्यादा यहाँ पे फोकस करना है। सो यहाँ पे मैंने चीज़ें पेस्ट कर दी हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक डिव है, उसके अंदर एक और डिव है जो कि हमारा फॉर्म को होल्ड करेगा, उसके अंदर हमारे पास फॉर्म है, फिर एक डिव है, जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर बना रखा था, ठीक है, ये हो गया। तो इस सबमिट को हम लोग यहाँ पे, इस साइन अप को हम लोग यहाँ पे सबमिट कर देते हैं और डिसेबल्ड को यहाँ से हटा देते हैं अभी के लिए। और यहाँ पे कुछ चेंजेस और बता रहा है, प्रॉपर्टी क्लास, डिड यू मीन क्लास नेम, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जगहों पे हम लोगों ने क्लास का यूज कर लिया है, जिन्हें हमें क्या करना है, क्लास नेम करना है। तो इसको जल्दी से हम लोग क्लास नेम कर देते हैं ताकि ये वार्निंग यहाँ से चली जाए। क्लास नेम, सेव, रिफ्रेश, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने क्लास को क्लास नेम किया, हमारी जो वार्निंग थी यहाँ से चली गई, जो कि आनी भी नहीं चाहिए। अभी मैं इस फाइल एक्सप्लोरर को बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो इतना काम हमारा हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि इनपुट फील्ड से हम लोग वैल्यू को कैसे रिसीव करते हैं। सो इसके पहले आपको ध्यान होगा कि हम लोगों ने जो हमारी सबमिट बटन है उसके क्लिक पे कुछ एक्शन किया था, राइट। सबमिट बटन नहीं, बटन के क्लिक पे कुछ एक्शन परफॉर्म किया था। वो हमने कौन से इवेंट पे किया था, हमारा था वो क्लिक इवेंट, कि क्लिक इवेंट पे हमें कुछ काम करना था। बट अब यहाँ पे जो हमारा इनपुट फील्ड है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ऑन चेंज इवेंट का यूज करने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर अगर हम लोग यहाँ पे कुछ भी वैल्यू इंटर करते हैं, पहले V है, L, U, U, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, हर एक बार हमारे इनपुट फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, राइट। तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग यूज करने वाले हैं ऑन चेंज इवेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करते हैं सबसे पहले, फंक्शन हैंडल इनपुट। अब इस फंक्शन को हम लोग अपने इनपुट फील्ड के ऑन चेंज इवेंट पे कॉल करने वाले हैं, ऑन चेंज, ठीक है। इसको डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे इसके अंदर हम लोग एक लगाते हैं कंसोल लॉग अभी के लिए, जस्ट फॉर टेस्टिंग इनपुट, ठीक है। सेव करते हैं। हमने क्या किया, ये यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया, इसको इनपुट फील्ड के ऑन चेंज इवेंट पे कॉल कर लिया है, ठीक है। इसको रिफ्रेश करते हैं, एक बार रिफ्रेश हो गया। अब इसके अंदर हम लोग कुछ वैल्यूज इंटर करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ D। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे बॉटम में आपको जो भी इस फंक्शन के अंदर कंसोल लिखा गया है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा और ऊपर, ठीक है, इसको क्लियर कर देता हूँ, E दबाया तो एक और बार टेस्टिंग इनपुट आ गया, L एक बार और, H एक बार और, I एक बार और। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जितनी भी बार हमारा इनपुट फील्ड की वैल्यू चेंज होगी उतनी बार ये फंक्शन कॉल होगा। सो यहाँ पे ये काम तो हो गया। अब हमें क्या करना है कि जो ये वैल्यू यहाँ पे लिखी जा रही है इसको हमें इस फंक्शन के अंदर रिसीव करना है, राइट। हमारे फंक्शन कॉल हो रहा है हर एक बार चेंज पे, बट हमें क्या करना है, ये वैल्यू यहाँ पे रिसीव करनी है। सो उसके लिए क्या होता है, हमें यहाँ पे एक इवेंट प्रॉपर्टी मिलती है। जब हम लोग इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे तो हमें इसके अंदर एक ई नाम का पैरामीटर मिलता है, जो कि क्या होता है, एक इवेंट होता है। अब इसी के अंदर हमारे पास इस इनपुट फील्ड से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। तो हम लोग यहाँ पे ई को कंसोल लॉग करवाते हैं अब, ठीक है, सेव। यहाँ पे हम लोग आई को हटा देते हैं। सो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि सिंथेटिक बेस इवेंट, मतलब कि जो इवेंट था वो यहाँ पे कंसोल लॉग हुआ है, और इसको हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाई देंगी। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, अपने इनपुट फील्ड की वैल्यू चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे ओपन कर सकते हैं टारगेट को, और इस टारगेट के अंदर जो वैल्यू यहाँ पे इसकी की है, इसी के ऊपर हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको हम लोग करके देखते हैं, डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, सेव करते हैं। इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, फिर से यहाँ पे हम लोग डेली लिखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जितनी ही बार हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं उतनी बार हमें एक एक नई वैल्यू मिलती हुई
चली जा रही है। मतलब कि जब हम लोगों ने डी दबाया तो हमें डी मिला, जब हम लोगों ने ई दबाया तो डी ई दोनों मिला, क्योंकि दोनों उसके अंदर की वैल्यूज हैं। फिर के मिला, मीन्स के भी उसमें ऐड हो गया, फिर एच भी उसी में ऐड हो गया, और फिर देखिए भी पूरी तरीके से हमें यहाँ पे मिल गया है। सो जो हमारा इनपुट फील्ड था उसके अंदर की वैल्यू हमें यहाँ पे मिलने लगी है। चलो ठीक है, मिल गई। अब ऐसे ही हम लोग किसी भी इनपुट फील्ड की वैल्यू यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं, चाहे इनपुट फील्ड हो, चाहे हमारा सिलेक्ट ऑप्शन हो, चाहे कुछ भी हो। इसी तरीके से हम लोग इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, फिर इसको हटा देंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे लेते हैं क्या, सिलेक्ट। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या रहते हैं, ऑप्शन। यहाँ पे लिखते हैं ऑप्शन 1, यहाँ पे वैल्यू 1। ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। 2 2 3 3। ठीक है, सेव करते हैं। अब हमें क्या करना है, इसका भी हमारा सेम चीज है, ऑन चेंज है। मतलब कि इसके अंदर जो ऑप्शन है वो चेंज होंगे जब हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं क्या, ऑन चेंज, और इसके अंदर सेम फंक्शन हम लोग यहाँ पर भी कॉल करते हैं और इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पे चेंज करके देखते हैं, ऑप्शन 2। तब हमें यहाँ पे क्या मिल गया, 2 मिल गया, जो कि इसके अंदर की वैल्यू है। और जब हम लोग यहाँ पे 3 किया तब हमें यहाँ पे क्या मिल गया, 3 मिल गया। सो इसी तरीके से हम लोग जो हमारा फॉर्म होता है उसके अंदर जितने भी हमारे इनपुट टाइप्स होते हैं सभी को हम लोग इसी तरीके से एक्सेस करके उनके अंदर की वैल्यूज को फेच कर सकते हैं। तो बस इतना सा ही है कि ऐसे ही हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। चलो ठीक है, हमें यहाँ पे वैल्यूज मिलने लगी हैं, तो हम लोग इस सिलेक्ट ऑप्शन को यहाँ से हटा देते हैं, बेसिकली इसकी जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ये है कि इसके अंदर की वैल्यू को हमें कहीं स्टोर भी तो करना है। जो वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है इसके अंदर की वैल्यू को हमें कहीं पे स्टोर करना है, ताकि जब हम लोग यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करें तब उसका हम लोग यूज कर सकें। ठीक है, मतलब कि इसके अंदर की वैल्यू को हमें कहीं ना कहीं होल्ड करके रखना पड़ेगा, तभी जब हम लोग यहाँ पे बटन के सबमिट पे क्लिक करेंगे तब उसकी वैल्यू हम लोग उस पर्टिकुलर फंक्शन में यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक नया स्टेट लेना पड़ेगा। उस स्टेट के अंदर हम लोग अपने इनपुट फील्ड की वैल्यू को बार बार स्टोर करते हुए चले जाएंगे। उसको यहाँ पे हम लोग करके देखते हैं, कॉन्स्ट सिटी। ठीक, ऐसे डिफाइन करते हैं, सेट सिटी, मतलब कि इसी फंक्शन का हम लोग यूज करेंगे इस सिटी स्टेट के अंदर वैल्यू को अपडेट करने के लिए, और इसको अभी के लिए हम लोग एम्प्टी कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसको हटाते हैं कंसोल लॉग को, यहाँ पे यूज करते हैं सेट सिटी, और इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं e.target.value। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जितनी भी बार हमारे पास इनपुट फील्ड की वैल्यू अपडेट होगी उतनी बार हमारे पास ये स्टेट की वैल्यू भी अपडेट हो जाएगी, और जो लास्ट वाली वैल्यू रहेगी हमारे पास इनपुट फील्ड के अंदर वही इसकी वैल्यू रहेगी। अब ऐसा नहीं है कि पहली बार में डी हुआ तो डी आया, फिर उसके बाद ई दबाया तो डी ई दोनों हो गया तो डी डी ई हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो लास्ट वैल्यू रहेगी हमारे पास इनपुट फील्ड की वही हमें इस स्टेट के अंदर मिलेगी। तो ये काम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है कि जब हमारा फॉर्म सबमिट हो तब भी तो हमें एक फंक्शन कॉल करना है, राइट। जब हमारा फॉर्म सबमिट हो तब हमें उस फंक्शन को कॉल करना है कि जिसके अंदर हम लोग कोई सर्वर कॉल करेंगे या फिर कुछ और एक्शन करना है तो वो काम हम लोग वहाँ पे कर सकें। सो यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन और डिफाइन करते हैं, हैंडल सबमिट। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपको हैंडल नाम आगे लगाना ही लगाना है, ये बस जस्ट नॉर्मल प्रैक्टिस है कि हैंडल लगा देते हैं तो ये पता चलता है कि हमारा इनपुट फील्ड इसके अंदर हैंडल हो रहा है। हैंडल सबमिट लग गया है मतलब कि यहाँ पे हमारा फॉर्म इसके अंदर हैंडल हो रहा है। तो बस ये एक नेमिंग कन्वेंशन है, बाकी और ऐसा नहीं है कि आपको यही नाम ही यहाँ पे यूज करना है। सो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, जो हमारा फॉर्म है ये फॉर्म का कौन सा इवेंट होगा, सबमिट इवेंट। तो जब हमारा फॉर्म सबमिट हो तब ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो जो फॉर्म के अंदर हमें मिलता है ऑन सबमिट इवेंट, उसी के ऊपर हम लोग अपने इस फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक, कॉल कर लिया, मिल गया, सही बात है। बट आपको याद होगा कि हमारा फॉर्म का डिफॉल्ट नेचर क्या है कि जब हम लोग सबमिट करें तो वहाँ पे पेज रिफ्रेश होता है, राइट। जब हमारा फॉर्म सबमिट होता है तब वहाँ पे पेज रिफ्रेश होता है। बट हमें यहाँ पे इस चीज़ को रोकना है कि अगर हम लोग फॉर्म सबमिट करते हैं तो हमारा पेज रिफ्रेश ना हो। उसके लिए सेम चीज़ जैसे कि यहाँ पे हमें इनपुट फील्ड के अंदर ई मिलता है, वैसे भी हमें यहाँ पे एक ई मिलता है जिसके अंदर हमें मिलता है एक फंक्शन प्रिवेंट डिफॉल्ट। अब ये क्या करता है कि जो फॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर है सबमिट होने के बाद कि पेज को रिफ्रेश करना, वो यहाँ पे इसको रोक देता है। तो यहाँ पे इसको यूज करने से जो हमारा पेज है वो रिफ्रेश नहीं होगा। सही बात है, हो गया। अब यहाँ पे लगाते हैं हम लोग एक कंसोल लॉग
और यहाँ पे जो अभी तक हम लोगों ने सिटी को यहाँ पे स्टोर करके रखा है उसको यहाँ पे यूज़ करते हैं, सिटी सेव। इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, इसको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कहते हैं सबमिट, तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि अभी हमारे पास इनिशियली स्टेट की वैल्यू क्या है, एम्प्टी है। अब हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं कुछ वर्ड्स DELHI, इसको सबमिट करते हैं। सबमिट करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि ये जो हमारा हैंडल सबमिट नाम का फंक्शन है उसी के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे सिटी को कंसोल लॉक किया है और वहीं से ये क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। मतलब कि हमारे पास यहाँ पे इनपुट फील्ड से वैल्यू भी स्टोर हो गई एक स्टेट के अंदर, और जो यहाँ पे हमारा फॉर्म सबमिट होने के बाद फंक्शन कॉल होना चाहिए वो भी यहाँ पे कॉल होने लगा है। सो यहाँ पे ये दोनों काम हमारे यहाँ कंप्लीट हो गए। ठीक है, इतना काम हो गया। तो यही क्या है, हमारा फॉर्म हैंडलिंग है, बस ऐसे ही होता है और कुछ भी नया इसमें नहीं है। चलो, अब क्या था कि हमें सर्वर से डाटा को फेच करना है, तो हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि हम लोग अपने सर्वर की एपीआई को कैसे कॉल करते हैं, कि उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है कि वो भी ऐसे ही हो जाता है। सो अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट में HTML के साथ काम कर रहे हैं तो आपको पहले से पता होगा कि आपके पास एक फेच मेथड है जिसके थ्रू हम लोग सर्वर से एपीआई कॉल करते हैं, राइट। बट यहाँ पे हम लोग एक एक्सटर्नल पैकेज का यूज करते हैं जिसके अंदर हमें कई सारी खूबियां मिलती हैं, जिसका नाम है Axios। ठीक है, तो Axios को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले ये रहा हमारा टर्मिनल, अभी तक जो हमारा एप्लीकेशन रन कर रहा है इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं npm install, ठीक है, Axios। ठीक है, हम लोग चाहे तो फेच का भी यूज कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि हम लोग एक्सटर्नल पैकेज का यूज यहाँ पे कैसे कर सकते हैं Axios का। सो यहाँ पे ये हमारा पैकेज इंस्टॉल हो गया है, तो हम लोग अपने एप्लीकेशन को फिर से स्टार्ट कर देते हैं npm run dev करके, ये हो जाएगा। इसको अब क्लोज कर देते हैं। चलो इधर आते हैं हम लोग थोड़ा सा, ओके, एप्लीकेशन रन हो जा। ठीक है, रन कर रहा है, जैसे पहले था वैसे ही अभी है। यहाँ पे हम लिखते हैं डेली और इसको करते हैं सबमिट, तो हमें यहाँ पे डेली मिल रहा है, मतलब कि इस फंक्शन के अंदर हमें यहाँ पे वैल्यू मिल रही है। चलो, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे Axios का यूज करना है ताकि हम लोग यहाँ पे सर्वर कॉल कर पाएं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वेदर डिटेल्स फेच करने वाले हैं उस पर्टिकुलर सिटी का। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे कौन से वेदर एपीआई यूज करने वाले हैं ताकि आप लोग भी वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करके उसी चीज को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके सीख पाए। तो यहाँ पे आपको गूगल पे सर्च करना है, क्या चीज, ओपन वेदर मैप, इसको इंटर करना है और यहाँ पे इसकी वेबसाइट पे जाके आपको यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। उसके बाद आपको अपनी एपीआई की क्रिएट करनी है ताकि आप लोग उस पर्टिकुलर एपीआई का यूज कर पाएं। सो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कैसे यूज करना है, इस पे साइन अप करना है, फिर एपीआई की जनरेट करनी है और फिर वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कैसे यूज करना है उसको, उसकी भी डिटेल्स मिल जाएगी। तो इसको मैं अभी के लिए क्लोज कर देता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे Axios को यूज कैसे करेंगे, सो उसको यूज करने के लिए हमें सबसे पहले उसको अपने इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट Axios फ्रॉम Axios। ये क्या है, हमारा एक डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे कोई करली ब्रेसेस वगैरह नहीं लगाया है। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, जो हमारे लोगोज हैं इनकी जरूरत हमें है नहीं। चलो, ये हो गया। हमें उसको कॉल कहाँ पे करना है, हम लोग उसको कॉल कर सकते हैं अपने इस हैंडल सबमिट फंक्शन के अंदर। ठीक है, हैंडल सबमिट फंक्शन के अंदर कैसे कॉल करेंगे ये देखते हैं हम लोग, Axios डॉट गेट। ठीक है, अब आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास अगर हमें सर्वर डाटा को फेच करना है तब हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं गेट मेथड का। अगर हमें अपने फ्रंट एंड से डाटा को सेंड करना है, अपने डाटाबेस के अंदर वैल्यूज को सेंड करना है, तो हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं पोस्ट मेथड का। तो हमें क्या करना है, वनली एंड वनली डाटा को फेच करना है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं गेट। सो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, Axios, जिस नाम से हम लोगों ने यहाँ पे लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किया है, फिर यहाँ पे लिखना है गेट। ठीक है, क्योंकि हमारा ये क्या है, गेट मेथड है। उसके बाद हमें यहाँ पे देना है अपना URL, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा, राइट, क्या है, आप लोग इसको करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा ये क्या है, URL स्ट्रिंग। हमें यहाँ पे URL देना है जिस URL से हमें डाटा को फेच करना है। तो मैं यहाँ पे वो URL पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब टाइप करना तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मैं वो URL यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ आपके लिए। और ये URL आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा कि अगर आपको यहाँ पे ढूंढने पे परेशानी हो रही है तो कंप्लीट URL आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे आप लोग अपनी API की को चेंज करके
उसको अपने लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एपीआई को पेस्ट कर दिया। इसमें क्या है, एपीआई हमारा सब डोमेन है, इसके बाद ये डोमेन रहा, फिर यहाँ पे हमारा क्यों क्या है, डेली लिखा गया है। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे हम लोग सिटी को यूज कैसे करने वाले हैं। और उसके बाद यहाँ पे ऐप आईडी है। तो हर एक एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे ऐप आईडी अलग होती है। अगर आप लोग साइन अप करेंगे तो आपकी एपीआई आईडी अलग होगी, कोई और साइन अप करेगा तो आपकी एपीआई आईडी अलग होगी। सो यहाँ पे आपको अपनी एपीआई आईडी किसी को नहीं बतानी है, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है। आपको अपने डिटेल सबमिट करने हैं तो वहाँ पे आपको पेमेंट की भी रिक्वेस्ट आ सकती है। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ऐप आईडी को ब्लर कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया। सो अब हमें, सॉरी ये मैंने कहाँ पे पेस्ट कर दिया, कंसोल लॉग के अंदर। सॉरी, मैं कंसोल लॉग के अंदर नहीं, अब इस कंसोल को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया कि हमारे पास axios.get और उसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे अपनी एपीआई को दे दिया है, जिस एपीआई से हम लोग डाटा को फेच करने वाले हैं। चलो ठीक है, तो जब यहाँ पे फेच होगा तो इसके अंदर से हमें कुछ वैल्यूज भी मिलेंगी, तो उसको हमें किसी एक वेरिएबल पे स्टोर करना पड़ेगा। वो स्टोर कैसे करेंगे हम लोग, const response इक्वल टू। ठीक है, अब जो हमारी एपीआई होती है वो एक असिंक्रोनस कॉल होती है। ठीक है, आपको पता होगा असिंक्रोनस और सिंक्रोनस में क्या अंतर है। मतलब कि अगर सिंक्रोनस है तो एक के बाद एक लाइन एग्जीक्यूट होगी, अगर असिंक्रोनस है तो जिसमें टाइम लग रहा है वो चीज़ वहाँ पे रुकी रहेगी और उसके आगे वाली चीज़ें एग्जीक्यूट होकर चली जाएंगी। बट हमें क्या करना है, इसी चीज़ को सिंक्रोनसली एग्जीक्यूट करवाना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, असिंक एंड अवेट का, आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे इस फंक्शन को हम लोग बनाते हैं असिंक। फंक्शन के आगे हम लोगों ने लिख दिया असिंक कीवर्ड, और जो हमारा axios.get है इसके आगे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे await। तो ये जो हमारा कॉल है ये क्या बन गया, सिंक्रोनसली बन गया। अब इसके नीचे हम लोग जितनी भी सारी चीजें लिखेंगे ये एग्जीक्यूट होने के बाद ही अगली लाइन यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन्स को कंसोल लॉग करते हैं। ठीक है, सेव करते हैं। अब हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, नेटवर्क टैब के अंदर। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, अब इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। अब हमें क्या करना है, सबमिट पे क्लिक करना है, क्योंकि जो हमारा सबमिट है इसी के क्लिक के अंदर हम लोगों ने अपने एक्सियोस को कॉल कर रखा है। सबमिट करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि एपीआई हमारी कॉल हो गई है, वेदर वाली। ठीक है, इसको जब हम ओपन करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इसके अंदर हमें डाटा फेच हो गया है। राइट, इसके अंदर हमें चीजें दिखाई दे रही है। कौन कौन सी इसके अंदर है, क्या कोऑर्डिनेशन है, लेट लॉन्ग है, वेदर डिटेल्स है। ठीक है, स्मोक है कैसा है, उसके बाद यहाँ पे मेन है, टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है, फिर यहाँ पे विजिबिलिटी कितनी दूर तक है, कितने मीटर्स में है, फिर यहाँ पे विंड की स्पीड क्या है, क्लाउड कैसे हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे और भी सारी चीज़ें, सनराइज कब है, सनसेट कब हुआ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें दिखाई दे गई हैं। मतलब कि हमारी एपीआई कॉल होने लगी है और इसने कौन सी सिटी के लिए डाटा को फेच किया है, दिल्ली के लिए। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा कि ये क्या है, दिल्ली है, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली को हम लोगों ने लिख रखा है ऐसे ही। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी सिटी हम लोग इस इनपुट फील्ड के अंदर डालें वो सिटी का डाटा हमें फेच होकर के दिखाई दे। राइट, जो भी सिटी हम लोग यहाँ पे इनपुट फील्ड के अंदर डालें उसी का डाटा हमें यहाँ पे दिखाई दे। तो उसके लिए हमें अपने कोड में थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। वो चेंजेस क्या है, क्योंकि हमारा सिटी क्या है, सिटी नाम की वेरिएबल पे स्टोर्ड है, सिटी नाम की स्टेट पे स्टोर है। तो हमें क्या करना है, इस दिल्ली को अपनी स्टेट से रिप्लेस करना है। तो देखते हैं कि हम लोग उसको कैसे करेंगे यहाँ पे। सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, बैकटिक, क्योंकि आप लोग को पता है कि बैकटिक के अंदर हम लोग डॉलर साइन और कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपने वेरिएबल को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि अपने दिल्ली को रिप्लेस करते हैं। ठीक है, कैसे रिप्लेस करेंगे, इसको हटाएंगे, डॉलर कर्ली ब्रेसेस और सिटी। ठीक है, बस इतना सा ही, मतलब कि सिटी के ऊपर हमारी सिटी स्टोर्ड है, तो हमें क्या करना है, हर एक सिटी के लिए नया डाटा को फेच करना है। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जो हमारा सिटी वाला जितना पार्ट था उतने ही पार्ट को हम लोगों ने इस वाले स्टेट से रिप्लेस कर दिया। अगर यहाँ पे हम लोग 2-3 वैल्यूज स्टोर करवा रहे होते स्टेट के ऊपर और जो हमारी एपीआई है 2-3 स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट होती, तो हम लोग क्या करते, हर एक स्टेट को यहाँ पे पास करते हैं। ठीक है, तो सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे आप सबमिट करते हैं। तो अगर अब हम लोग यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि क्यों के अंदर कुछ भी पास नहीं हुआ है, इसलिए हमें यहाँ पे स्टेटस 400 मिला, मतलब कि हमें एरर मिला है। हमें क्या करना है, इसके अंदर कोई ना कोई सिटी पास करनी है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अब दिल्ली
फिर से दिल्ली लिखते हैं और अब हम लोग यहाँ पे सबमिट करते हैं। तो सबमिट करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि अब क्यू पे दिल्ली आ गया है। कैसे आया? इस इनपुट फील्ड में जब भी हम लोग चेंज कर रहे थे तो उसके अंदर हम लोग सिटी वाले स्टेट को अपडेट करते हैं और उसी का यूज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं जब हम लोग यहाँ पे अपने वेदर वाले एपीआई को कॉल कर रहे हैं, इसीलिए हमें यहाँ पे दिल्ली दिखाई दे रहा है। लेट सपोज देखते हैं इसके अंदर क्या आया है। सेम चीज आई है जो इसके पहले आई थी। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिटी को चेंज करते हैं और देखते हैं तब क्या होता है। यहाँ पे लिखते हैं नोएडा। अब हम लोग यहाँ पे सबमिट करते हैं। सबमिट हो गया तो नोएडा वाले भी एपीआई यहाँ पे कॉल हो गई। इसका हमें लेट लॉन्ग क्या मिला है, 77 28 21 67। अब देखते हैं इसके अंदर क्या मिला है। तो इसके अंदर हमें नया लेट लॉन्ग मिल गया है। मतलब कि जो हमारी एपीआई थी हर सिटी के लिए नया डाटा ला करके हमें दे रही है। चलो ठीक है, ये क्या हो गया, हमें इसके ऊपर डाटा मिल रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे। तो हमें क्या हुआ, यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर अपना डाटा मिल गया है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे हम लोग अपने वेदर की डिटेल्स को डिस्प्ले करवा रहे थे वो वाला कंपोनेंट यहाँ पे बना लेते हैं। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे डिजाइन के अंदर है, ये रहा। ठीक है, इस वाले पार्ट को अब हम लोग डिजाइन कर लेते हैं। सो इसको हम लोग एक नए कंपोनेंट के अंदर बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे इसको ओपन करते हैं अपने फाइल एक्सप्लोरर को। एसआरसी के अंदर एक नया फोल्डर, आपको पता है कैसे करना है। फिर इसके अंदर हम लोग यहाँ पे एक डिफाइन करते हैं फाइल वेदर डिटेल्स .jsx। अब इसके अंदर मैं कंपोनेंट को पेस्ट कर देता हूं जो कि बनाया है और आप लोग पॉज करके सारी क्लासेस वगैरह देख सकते हैं कि कौन सी क्लास कहाँ पे यूज हुई है। ठीक है, इसको फाइल एक्सप्लोरर को हम लोग क्लोज करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन वेदर डिटेल्स, ये रहा। सेव, सॉरी इसके अंदर हमें रिटर्न लगाना पड़ेगा ना यार, पैरेंथेसिस और फिर यहाँ पे हमारा कोड। सेव, यहाँ पे ये एक्सपोर्ट हो गया है। अब इसे यूज कहाँ पे करना है हमें, app.jsx के अंदर। इसको कैसे यूज करेंगे हम लोग, ये जो हमारा मेन वाला डिव है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास ये दोनों चीजें रहेंगी, तो उसी के अंदर हम लोग अपने इस वाले कंपोनेंट को यूज करेंगे। वो क्या है, वेदर डिटेल्स। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं .jsx। सेव करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट हमें यहाँ पे मिलता है। सेव, ये रहा हमारा आउटपुट। तो हमें यहाँ पे जो भी सारी चीज़ें चाहिए थी वहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। हमें यहाँ पे क्या डिस्प्ले करवाना है, सिटी, जो भी हम लोग अपने इस स्टेट में सिटी को सेट करेंगे, फिर उसका टेम्परेचर, फिर इसका वेदर कैसा है, फिर इसका सनराइज और यहाँ पे सनसेट। इतनी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करवा के प्रैक्टिस करने वाले हैं। बाकी आपके ऊपर है, अगर आपको और भी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है तो आप लोग कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि जो भी वैल्यू हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर मिली है, इसको हमें इस वेदर डिटेल्स के अंदर पास करनी है। तो कैसे करेंगे, तो ये भी कहीं पे स्टोर होना चाहिए। सो इसके लिए भी हमें एक स्टेट डिफाइन करना पड़ेगा जिसके अंदर हम लोग अपने रिस्पॉन्स को स्टोर करेंगे ताकि उसे हम लोग अपने वेदर डिटेल्स के कंपोनेंट के अंदर पास कर सकें। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक डिफाइन करते हैं स्टेट कॉन्स्ट वेदर, ठीक है, सेट वेदर, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट, क्योंकि क्या है एक ऑब्जेक्ट है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे देते हैं एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट। एम्प्टी ना दे करके इसको नल कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है, नल। सेव। तो अब इसी सेट वेदर का यूज करके इसके अंदर हम लोग अपने इसके रिस्पॉन्स को ऐड कर देंगे। देख लेते हैं कैसे करते हैं। सेट वेदर रिस्पॉन्स डॉट डाटा, ठीक है, क्योंकि डाटा के अंदर ही हमें हर एक चीज मिलेगी। कंसोल लॉग अगर हम लोग करें इसको, डॉट लॉग रिस्पॉन्स डॉट डाटा, ठीक है, इसको कमेंट कर देते हैं अभी के लिए। सेव करते हैं, चलते कंसोल के ऊपर। तो जब हम लोगों ने रिस्पॉन्स को डायरेक्टली यहाँ पे कंसोल लॉग किया था तो इसके अंदर हमें कई सारी चीज़ें मिली थी। वो क्या क्या थी कि हमारा डाटा क्या होगा, हेडर्स, स्टेटस टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। बट हमें क्या चाहिए, डाटा ही चाहिए, क्योंकि इसी के अंदर हमारे वेदर की डिटेल्स दिखाई देगी। सो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट डाटा कर दिया है। चलो ठीक है, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है कि वेदर पे सेट करना है। तो ये हम लोगों ने पहले से डिफाइन कर रखा है, तो इसको अब हम लोग यहाँ पे अनकमेंट कर देते हैं। सो इसके अंदर जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये जो हमारा वेदर स्टेट है इसके अंदर जो भी रिस्पॉन्स मिलेगा वो सेट हो जाएगा।
अब उसे क्या करना है, हमें इस कंपोनेंट के अंदर पास करना है। सिंपली पास कर सकते हैं, आप लोगों को पता है डिटेल्स इक्वल टू वेदर। ठीक है, सेव हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आकर के इसके अंदर वेदर को रिसीव करना है। तो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं एक पैरेंथेसिस, सॉरी यहाँ पे लगाते हैं कर्ली ब्रेसेस, फिर डिटेल्स, क्योंकि डिटेल्स के ऊपर ही हम लोगों ने यहाँ पे अपने वेदर को पास कर रखा है, इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने वेदर के नाम से ही इसको रिसीव किया है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें और चाहिए, वो क्या है, सिटी। तो हमें यहाँ पे सिटी भी चाहिए, सॉरी सिटी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी नेम के अंदर नोएडा या दिल्ली जो भी होगा मिल जाएगा, तो हम लोग सिटी यहाँ पे पास नहीं करते हैं अभी के लिए। ठीक है, तो डिटेल्स के अंदर ही हमें ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो हम लोग यहाँ पे एक एक करके डिस्प्ले करवाना स्टार्ट करते हैं। तो डिटेल्स के अंदर सबसे पहले क्या है, हमारे पास नेम है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नेम को ही चेंज करते हैं। पैराग्राफ को हम लोग यहाँ से डिलीट करते हैं, लगाते हैं कर्ली ब्रेसेस, डिटेल्स डॉट नेम, क्योंकि नेम के अंदर ही हमारे पास यहाँ पे सिटी दिखाई देगी। अब सेव करते हैं, बट हमें यहाँ पे कुछ एरर दिखाई दे गई। एरर क्या है देखते हैं, नीचे आते हैं, हमें यहाँ पे दिखाई दे जाएगा कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल रीडिंग नेम। मतलब कि जब हमारा पहली बार ऐप रन करेगा तब हमें इस वेदर की वैल्यू क्या है, नल है, और नल डॉट नेम कर रहे हैं, इसीलिए हमें यहाँ पे एक एरर दिखाई दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि एक कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन क्या होगी, तो अब हम लोग यहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग करवाने वाले हैं। सो इसको हम लोग यहाँ से कट करते हैं। अगर डिटेल्स के अंदर कुछ हो तब हमारा ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज एक कॉलन, और यहाँ पे हम लोग देते हैं एक पैराग्राफ, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्या कि प्लीज इंटर सिटी फॉर डिटेल्स, सेव। ठीक है, अभी भी हमें एक यहाँ पे एक एरर दिखाई दे रहा है। सो इसको हमें क्या करना है, एक पेरेंट कंपोनेंट के अंदर रैप कर देना है। सो यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं रिएक्ट फ्रेगमेंट का। सो इसको इसके अंदर डाल देते हैं और सेव करते हैं। अब सेव किया, अब हमें यहाँ पे इसका आउटपुट दिखाई दे गया। वो क्या है, प्लीज इंटर सिटी फॉर डिटेल्स, और यहाँ पे हमें सिटी का नाम इंटर करना है। हम लोग यहाँ पे इंटर करते हैं अब नोएडा और सबमिट करते हैं। ठीक है, जैसे सबमिट किया, यहाँ पे जो ये कंपोनेंट था अब ये री-रेंडर हो गया और इसके अंदर डिटेल्स में वैल्यू आ गई, तब ये वाला पार्ट यहाँ पे रेंडर हो गया और सिटी में क्या आ गया, नोएडा आ गया। ठीक है, तो अब नोएडा की जगह हम लोग यहाँ पे कर देते हैं क्या, दिल्ली करते हैं। तो सबमिट करेंगे तब अब यहाँ पे दिल्ली आ गया सिटी के अंदर। तो यहाँ पे इसके अंदर डिटेल्स के अंदर हमें वेदर की डिटेल्स आ रही हैं, ये बात तो कंफर्म हो गई। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें डिस्प्ले करवानी है। हमें सबसे पहले डिस्प्ले करवाना है टेम्परेचर। सो ये टेम्परेचर कहाँ पे है हमारे पास, तो यहाँ पे मेन के अंदर अगर आप लोग जाएंगे तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर मिल जाएगा। टेम्परेचर क्या है 291.2। अब ये क्या है, केल्विन के अंदर है, राइट। इसे हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करते हैं फंक्शन का यूज करके। तो हम लोग केल्विन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये जो हमारा केल्विन है अगर इसके अंदर से हम लोग 273 माइनस कर देते हैं तब हमें वहाँ पे डिग्री के रूप में अपना टेम्परेचर मिल जाएगा। सो उसको कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं एक कर्ली ब्रेसेस, और ये किसके अंदर है, डिटेल्स डॉट मेन डॉट temp माइनस 273। सेव करते हैं। ठीक है, सेव किया तो हमें यहाँ पे दिखाई दे गया अपना टेम्परेचर, बट ये काफ़ी बड़ा है तो हम लोग इसको रैप कर देते हैं। सो ये यहाँ पे काफ़ी बड़ा टेम्परेचर दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग और भी छोटा कर सकते हैं। कैसे, टू फिक्स्ड का यूज करके। तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे एक पैरेंथेसिस के अंदर डाला, डॉट टू फिक्स्ड, कितने पॉइंट तक, 2 पॉइंट तक। सेव किया तो अब यहाँ पे हमें 2 ही पॉइंट तक टेम्परेचर दिखाई दे रहा है। सो हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर को भी देख सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या देखना है कि वेदर कैसा है हमारा। सो वेदर की डिटेल हमें कहाँ पे दिखाई देगी, सिस के अंदर अगर हम लोग जाएं, नहीं है, कहाँ पे है यार, वेदर के अंदर। ठीक है, वेदर एक की है, इसके अंदर हमारे पास 0th इंडेक्स के अंदर स्मोक है, कैसा है वो मिल जाएगा। सो उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करवाते हैं, डिटेल्स डॉट वेदर 0th इंडेक्स पे डॉट मेन। ठीक है, सेव करते हैं, दिल्ली डालते हैं फिर से और इसको सबमिट करते हैं। तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा क्या, दिल्ली 20.20 डिग्री, और फिर यहाँ पे वेदर कैसा है, स्मोक है। चलो ठीक है, तो ये यहाँ पे वेदर की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है,
इसको हम लोग सही कर देते हैं। ठीक है, सही हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सनराइज और सनसेट भी दिखाना है। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें सनसेट और सनराइज कैसा है, यहाँ पे चलते हैं नेटवर्क के अंदर फिर से, और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये रहा हमारा सनसेट और सनराइज। तो यहाँ पे सनसेट और सनराइज क्या है हमारे पास, टाइम स्टैम्प के फॉर्म में है, और इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ टाइम के अंदर, क्योंकि डेट तो हमें पता है पहले से, राइट। सो इसको करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, फंक्शन टू टाइम। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे टाइम स्टैम्प को रिसीव करने वाले हैं। ये कोड है एक, जिसके द्वारा टाइम स्टैम्प को हम लोग टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टाइम स्टैम्प, और यहाँ पे जो टाइम स्ट्रिंग है इसको हम लोग रिटर्न कर देते हैं। अब इस फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं कहाँ पे, जहाँ पे हमें टाइम को डिस्प्ले करवाना है, टू टाइम, और इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे क्या, डिटेल्स डॉट सिस डॉट सनराइज, और जो हमारा टाइम स्टैम्प होता है वो लास्ट में 000 होता है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं। उसके बाद पार्स इंट सेव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सनराइज का टाइमिंग आ गया है। अब उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे सनसेट वाले टाइम को भी चेंज कर देते हैं। यहाँ पे सनराइज की जगह हम लोग लिख देंगे सनसेट, सेव। तो यहाँ पे सनसेट का भी टाइमिंग आ गया। सनराइज क्या है 7:02 और सनसेट क्या है 5:24। तो अब हम लोग यहाँ पे देते हैं इलाहाबाद, सबमिट, थोड़ा सा वेट होगा, और यहाँ पे हमें इलाहाबाद का टेम्परेचर, वेदर, सनराइज और सनसेट वैल्यूज आ गई हैं। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग और भी एक्स्ट्रा करने वाले हैं, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं तो ये कुछ हमें बताता नहीं है लोडिंग हो रही है, एपीआई डाटा फेच हो रहा है कि नहीं फेच हो रहा है, हमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन ये नहीं देता है। तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं। अब तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं एक और वेरिएबल, वो हमारा वेरिएबल क्या है, कॉन्स्ट लोडिंग सेट लोडिंग यूज स्टेट फॉल्स। अब ये क्या करेगा कि जब भी हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे, इस सेट लोडिंग को हम लोग ट्रू कर देंगे, और उस टाइम पे क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग एक लोडिंग अच्छा से दिखा सकते हैं कि हाँ आपका डाटा फेच हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं सेट लोडिंग, इसके पहले एपीआई कॉल होने के पहले, सॉरी ट्रू, और जब हमारा एपीआई कॉल हो जाए तब इसी चीज़ को हम लोग फॉल्स कर देंगे, सेट लोडिंग फॉल्स। ठीक है, और इसी ट्रू एंड फॉल्स के बेसिस पे हम लोग ये पता करेंगे कि हमारी एपीआई कॉल हो रही है कि कंप्लीट हो चुकी है। तो जो हमारा सबमिट बटन है इसको हम लोग डिसेबल कर देते हैं सबसे पहले, कि अगर हमारी एपीआई एक बार कॉलिंग में है तब हम लोग नहीं चाहते कि यूजर यहाँ पे 10 बार उस बटन पे क्लिक कर दे, राइट। क्योंकि अगर हम लोग इसका यहाँ पे एक ड्रॉबैक देखेंगे, ठीक है, चलते हैं नेटवर्क के अंदर, इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लोग देते हैं दिल्ली, ओके, दिल्ली हो गया। यहाँ पे सबमिट किया, एक बार एपीआई कॉल हुई, हम लोग यहाँ पे 10 बार अगर क्लिक कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 10 बार एपीआई वो कॉल होनी स्टार्ट हो गई। बट हमें ऐसा नहीं करना है, जब तक वो एपीआई से डाटा एक बार फेच ना हो जाए तब तक हम लोग नहीं चाहते कि दोबारा सबमिट बटन काम करे और दोबारा से एपीआई कॉल हो जाए। सो उसी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे लोडिंग नाम का एक स्टेट लिया और इसको इस एपीआई के पहले ट्रू कर दिया है और उस एपीआई कॉलिंग के बाद इसको फॉल्स कर दिया है। अब हम लोग यहाँ पे बटन के ऊपर लेते हैं डिसेबल्ड, इसको कर देते हैं लोडिंग जैसा। सो इससे क्या होगा, हमारी लोडिंग की वैल्यू जब ट्रू होगी तब ये बटन डिसेबल्ड हो जाएगा, और जब लोडिंग की वैल्यू फॉल्स रहेगी तब हमारा बटन यहाँ पे डिसेबल से हट जाएगा। करके देखते हैं, क्लोज किया, फिर से रिफ्रेश करते हैं इसको, यहाँ पे इसके अंदर हम लोग देते हैं दिल्ली। अब हम लोग यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं कई बार, ठीक है, लगातार क्लिक किया क्लिक किया क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कम से कम 10 बार क्लिक किया, बट यहाँ पे जब तक ये पिछली वाली एपीआई कंप्लीट नहीं हुई उसने नेक्स्ट वाली एपीआई को कॉल नहीं किया है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे लोडिंग का स्टेट यूज की हुई है कि जब तक हमारा लोडिंग क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, हमारी बटन डिसेबल्ड रहेगी। जैसे ही हमारी एपीआई कंप्लीट हो जाएगी वैसे ही हम लोग लोडिंग को फॉल्स कर देंगे, जिससे कि हमारी बटन फिर से काम करना स्टार्ट कर देगी। तो बस यही काम था हमारा लोडिंग का। सो इसमें और भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट का चांस है, जैसे कि अगर हमारी एपीआई फेल होती है या फिर जो हमारा सिटी सबमिट किया गया है वो सिटी अवेलेबल नहीं होती है तो उस केस में भी हमें एरर देखने को मिल सकता है।
और दूसरा काम हमें क्या करना है इसके अंदर कि जब हम लोग सबमिट पे क्लिक करते हैं तब हमें यहाँ पे एक लोडिंग दिखाई दे, जिससे कि ये पता चले कि हाँ हमारी API प्रोसेस में है, जिससे कि यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होता है। सो ये जो 2-3 काम है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि अगर आपको समझ में आया है अभी तक कंपोनेंट्स, स्टेट, प्रॉप्स, वो सारी चीज़ें और ये फॉर्म हैंडलिंग कैसे हम लोगों ने की है, तब आप लोग यहाँ पे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपने से। तो ये आपके लिए एक असाइनमेंट है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा पिछली और आज की पढ़ी हुई चीज़ों को आगे इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।